नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। हम एक डेंस इंडस्ट्रियल कंटेनमेंट प्रोटोकॉल को एक अर्जेंट और बिल्कुल एक्शनेबल रिस्क मिटिगेशन गाइड में बदलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सेफ्टी कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होती, यह सबसे अनिवार्य जरूरत है। सोचिए जरा, एक मामूली सा ढीला बोल्ट पूरी फैसिलिटी के लिए एक भयानक तबाही कैसे बन सकता है? ये सवाल उन एक्सट्रीम खतरों की तरफ इशारा करता है जो तब पैदा होते हैं जब हमारी मैकेनिकल इंटेग्रिटी फेल होती है और अचानक लॉस ऑफ कंटेनमेंट हो जाता है। एक छोटी सी चूक और पूरा सिस्टम खतरे में। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहले हम थ्रेट को विजुलाइज करेंगे, फिर आइसोलेशन टेक्निक्स, सही प्रोटेक्टिव गियर, 5 स्टेप रिस्पॉन्स फ्लो और आखिर में कुछ एक्शनेबल चेकलिस्ट पर बात करेंगे। शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं खतरे को सही तरीके से विजुअलाइज करने की, क्योंकि जब तक खतरा समझेंगे नहीं, उससे बचेंगे कैसे? अब यहां देखिए, हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स लगातार दो बिल्कुल एक्सट्रीम्स का सामना करते हैं। एक तरफ एक एसिड लीक है जो सिवियर केमिकल बर्न्स और टिश्यू नेक्रोसिस का कारण बनता है, और दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन लीक, जिसका सीधा मतलब है वेपर क्लाउड्स और भयानक एक्सप्लोजन्स का खतरा। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, पर नतीजे दोनों के ही घातक हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? एक छोटी सी दिक्कत, जैसे एक ठीक से टाइट न किया गया बोल्ट, यही अचानक होने वाले गैस्केट ब्लोआउट्स और लीक्स का सबसे बड़ा रूट कॉज होता है। इसीलिए रूटीन थिकनेस मॉनिटरिंग और फैसनर्स का सही अलाइनमेंट बिल्कुल लाजमी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चल सकता। हम यहां सिर्फ छोटे मोटे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। आग, एक्सप्लोजन, सिवियर बर्न्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और प्रोडक्शन लॉस। फैसिलिटी में मौजूद हर एक व्यक्ति को इन कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए। कॉम्प्लेसेंसी यानी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें हर हाल में अपना माइंडसेट एक एक्सट्रीम ऑपरेशनल अवेयरनेस पर सेट रखना ही होगा। तो जब खतरा सामने हो तो सबसे पहली डिफेंस लाइन क्या होनी चाहिए? चलिए देखते हैं प्राइमरी आइसोलेशन और कंट्रोल को। देखिए, अगर प्रॉपर हार्ड बैरिकेडिंग नहीं है तो आप एसेंशियली खतरे के लिए एक खुला दरवाजा छोड़ रहे हैं। एक्टिव लीक के दौरान स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन जोन्स बनाना कोई सजेशन नहीं, एक एब्सोल्यूट मैंडेट है। बिना इसके अनजान वर्कर्स बिल्कुल डेंजर जोन के करीब पहुंच सकते हैं। और बैरिकेडिंग का मतलब वो पतली सी कॉशन टेप बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी मैंडेट्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्टैंडर्ड कॉशन टेप यहां फेल हो जाती है। अनऑथराइज्ड व्हीकल्स और पर्सनल को फिजिकली रोकने के लिए आपको मजबूत रिजिड फिजिकल बैरियर्स ही लगाने होंगे। इस इमेज पर गौर करें। प्रेशराइज्ड स्टीम कॉन्डेंसेट जब खुले में ड्रेन किया जाता है तो वो अचानक उबलते पानी और भाप में फ्लैश हो जाता है। अगर प्रॉपरली बैरिकेड ना किया गया हो तो आसपास से गुजरने वाले वर्कर्स के लिए ये एक एक्सट्रीम थर्मल बर्न हैजार्ड बन जाता है। ये ओपन ड्रेनिंग लिटरली बहुत खतरनाक हो सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर, खुद को इस हजार्ड के हिसाब से ठीक से इक्विप करना। क्योंकि स्टैंडर्ड कवरऑल्स यहां काम नहीं आएंगे। आपका रिस्पॉन्स गियर खतरे के एग्जैक्ट नेचर पर बेस्ड होना चाहिए। एसिड या एल्कलाई है तो पीवीसी स्प्लैश सूट और नाइट्राइल ग्लव्स चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा ऑक्सीडाइजर है तो एससीबीए और स्प्लैश सूट अनिवार्य है। और अगर हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोजन रिस्क है तो फ्लेम रिटार्डेंट कपड़े और मल्टी गैस डिटेक्टर जरूरी हैं। हर खतरे की अपनी एक स्पेसिफिक ढाल होती है। यहां एक टर्म आता है जो किसी भी सेफ्टी मैनेजर के प्लान की नींव है, स्टॉप वर्क अथॉरिटी। अगर किसी लीक के अपविंड रास्ते में कोई हॉट वर्क चल रहा है तो उसे तुरंत रोकने की ताकत हर वर्कर के पास होनी चाहिए। यह अथॉरिटी होना और उसे यूज करने का कॉन्फिडेंस होना दोनों ही रिस्क मिटिगेशन के लिए जरूरी हैं। सिंपल सी बात है, हॉट जोन में कदम रखने से पहले हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स और फेस शील्ड, ये एग्जैक्ट प्रोटेक्टिव गियर नॉन नेगोशिएबल हैं। सही इक्विपमेंट के बिना किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स की शुरुआत एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो गियर पहन लिया, अब एक्शन की बारी है। चलिए देखते हैं एक फास्ट पेस्ड एक्शनेबल 5 स्टेप इमरजेंसी प्रोटोकॉल। ये 5 स्टेप्स का सीक्वेंस आपकी पूरी रिमीडिएशन तय करता है। पहला, एक सेफ अपविंड डिस्टेंस से आइडेंटिफाई करें और लोगों को इवैक्यूएट करें। दूसरा, 2 मिनट के अंदर अंदर आइसोलेट करके बैरिकेड बनाएं। तीसरा, टास्क स्पेसिफिक पीपीई पहनें। चौथा, लीक को डायरेक्टली सोर्स पर रोकें। और पांचवा, आखिरी स्टेप, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रलाइजर या सोर्बेंट पैड से उस जगह को कंप्लीटली क्लीन करें।
इस बारे में सेफ्टी रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। कोई भी एक्टिव हाइड्रोकार्बन या केमिकल लीक देखते ही बिना किसी सेकंड थॉट के इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। हाई स्टेक्स सिचुएशंस में हिचकिचाहट की लिटरली कोई गुंजाइश नहीं होती। एक बहुत ज़रूरी बेसलाइन टिप, खासकर हमारे सेफ्टी मैनेजर्स के लिए। किसी भी लीकिंग लाइन पर टाइटनिंग या मेंटेनेंस शुरू करने से पहले ये वेरीफाई करना आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आसपास के सेफ्टी शावर्स और आई वॉश स्टेशंस 100% फंक्शनल और अनअब्स्ट्रक्टेड हैं। ये वेरिफिकेशन आपातकाल में लाइफ सेवर बनता है। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक्शनेबल चेकलिस्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए। फैसिलिटी के सेफ्टी कल्चर इन्हीं बेसिक डूज और डोंट्स पर टिके होती हैं। छोटे लीक्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। स्पिल्ड मटेरियल के ऊपर से निकल जाना फैसिलिटी सेफ्टी कल्चर को बहुत कमजोर करता है। इन फंडामेंटल्स को हर रोज फॉलो करना हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है। सेफ्टी मैनेजर्स को इन स्पिल किट्स का लगातार ऑडिट करना ही होगा। एब्जॉर्बेंट पैड्स, केमिकल एब्जॉर्बेंट, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स और स्कूप जैसी चीजें हर स्टेशन पर रेडी मिलनी चाहिए। जब इमरजेंसी आती है तब इन चीजों को ढूंढने का वक्त नहीं होता। ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा टॉप नॉच होनी चाहिए। और इस लेवल की सेफ्टी को लंबे समय तक सस्टेन करने का बेहतरीन तरीका 5S प्रिंसिपल में छुपा है। सॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और चेकलिस्ट्स का निर्माण है जो हैजार्ड कंट्रोल को हमेशा बरकरार रखते हैं। तो अपने इस विश्लेषण को मैं एक आखिरी जरूरी सवाल के साथ खत्म करता हूं। क्या आपकी फैसिलिटी वाकई में अगला वाल्व फेल होने पर इन रिजिड प्रोटोकॉल्स को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह तैयार है? सिर्फ सेफ्टी प्लान पेपर पर होना काफी नहीं है। जब असल में तबाही दस्तक देगी, क्या आपका रिस्पॉन्स परफेक्ट होगा? एक बार इस बारे में जरूर सोचिए। A steady drip from a pipeline might look like a simple maintenance issue, but depending on the chemical and the temperature, that single drip can vaporize on impact, expanding into a dense, highly flammable vapor cloud in a matter of seconds. To prevent that escalation, we are going to walk through a precise 5-step containment protocol. You will learn exactly how to identify, isolate, and safely stop any loss of containment, from caustic chemical sprays to high-pressure hydrocarbons. Before you even think about engaging that protocol, you must verify your immediate surroundings. Check your primary and secondary emergency routes. Locate the nearest rigid physical barricades, and physically confirm that nearby safety showers have adequate water pressure and clear access. Memorizing a containment sequence offers no protection if you ignore basic area readiness. Surviving a loss of containment begins entirely with your spatial and environmental awareness. Step 1 is immediate identification and control. If you spot a leak, exercise stop work authority to halt any hot work in the immediate area. Then, determine the source and material of the leak from a safe, upwind distance. Simultaneously, initiate an evacuation. Direct all non-essential personnel downwind from the leak away from the area, securing them outside the trajectory of toxic vapors or flammable gases. Looking at this hazard matrix, you can see the sheer variety of threats. Acid and alkali spills rapidly corrode surrounding infrastructure. Hydrocarbons introduce vapor cloud explosion risks. Hydrogen peroxide acts as a powerful oxidizer, and pressurized steam condensate presents an immediate thermal hazard. Because any one of these materials can escalate rapidly, notice the first strict directive under the Don'ts section. Never ignore small leaks. A minor weep is the earliest indicator of a failing system. Step 2 is isolation. Once the area is clear of non-essential workers, you have a strict 2-minute window to establish a physical exclusion zone to protect passing personnel from entering the drop zone. This comparison illustrates what constitutes a valid perimeter. Sagging, thin caution tape on the left fails to physically block vehicles or distracted workers. You must deploy rigid, interlocking hard barricades, shown on the right, to completely deny unauthorized access. Panel 5 highlights a specific failure point: open condensate drains left unbarricaded. Pressurized steam condensate flashes into boiling water instantly. Leaving this area open exposes passing workers to severe thermal burns. Failing to secure that perimeter transforms a localized, manageable maintenance task into a sudden, multi-casualty threat for the entire facility.
Step 3 is selecting your protection. Do not assume your standard daily coveralls offer any defense against an active, pressurized chemical spray. You must equip the response team based on the specific medium. Severe corrosive threats like acids and alkalis require a full PVC splash suit and heavy neoprene gloves. A hydrogen peroxide vapor cloud mandates a self-contained breathing apparatus to protect against toxic inhalation. This PPE grid outlines the minimum baseline gear. For highly flammable hydrocarbon leaks, that baseline must include inherently flame-retardant clothing, anti-static safety boots, and active multi-gas detectors to monitor explosive limits. Step 4 is stopping the leak at its source. This requires executing positive mechanical isolation, triggering emergency shutdown systems, and utilizing spark-resistant tooling to tighten the hardware. Panel 10 points to a primary root cause of these leaks: improper bolt engagement. Short or loose bolting on a flange allows the internal pressure to overcome the seal, resulting in sudden gasket blowouts. In this schematic, you see positive isolation in action. Upstream valves rotate closed, physically cutting off the pressurized material flow before responders ever approach the leaking flange downstream. Before you place a wrench on any chemical line, you must physically verify that your immediate path to the emergency safety shower is completely unobstructed. If the protective matrix does not exactly match the chemical hazard, or if your escape routes are blocked, the team attempting the mechanical isolation will become the next casualties. Step 5 is neutralization and cleanup. You deploy specialized neutralizing agents to safely alter the pH of acids and alkalis, whereas lube oils and hydrocarbons require heavy-duty sorbent pads to absorb the fuel. Checking the spill kit list at the bottom center, you can verify your inventory. A complete kit ensures you have the necessary absorbent socks to box in the spill, the correct neutralizers, and the designated waste disposal bags required to remove the hazardous material. Clume the flooring entirely to remove residual slip hazards. During this process, never walk through the spilled material to lay down your absorbents. Always work from the outside edge inward. This flowchart dictates the final mandatory actions. You report the incident immediately, communicate the details to the control room supervisor, rectify the physical spill, and thoroughly document the event for environmental compliance. A containment operation is not finished when the valve is shut. The hazard is only resolved once the area is fully decontaminated and the incident is formally logged in the safety system to prevent a recurrence. You now have a reliable sequence to rely on. You can identify the hazard matrix, isolate the hot zone with rigid barriers, halt the flow through positive isolation, and neutralize the threat safely. The bottom banner summarizes our core philosophy: act safely to prevent leaks, protect your personnel, and preserve the environment. Next, check the green housekeeping checklist. Apply these daily standards. Inspect lines regularly, tighten loose fittings, and ensure your drain areas are clean. Executing an emergency containment protocol perfectly will keep you alive, but maintaining an environment where leaks are systematically prevented from starting is how you keep the entire facility running safely.